नमस्कार। इंटरनेशनल रिलेशन में लगातार कुछ न कुछ नया होता जा रहा है। बहुत सारे युद्ध होते जा रहे हैं। इजराइल लेबनान में घुस गया है, लेकिन उसी के बीच में जियोपॉलिटिकल राइवलरीज के बीच में नए समीकरण दो बड़े देशों में बनते हुए नजर आ रहे हैं। उन दोनों देशों के बारे में समझेंगे, अमेरिका और फ्रांस। किस तरीके से उन दोनों में कई सारी चीज़ों में एक नया एकपन नज़र आ रहा है, खास करके लेबनान के संदर्भ में देखेंगे किस तरीके से। फिर देखेंगे भारत का उसमें क्या रोल है और किस तरीके से ये दोनों जो रिश्ते, जो एक तरफ दिखता है कि पूरा वेस्टर्न यूरोप एक साथ है, अमेरिका के साथ है, वहाँ पर बहुत बड़ी दरार है। उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो देखिए, जो जियो पॉलिटिक्स है अगर उसकी बात करें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट उसमें एक पीछे का फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर इकोनॉमिक्स रहता है। इकोनॉमिक्स भी वो वाला पार्ट रहता है जिसमें ट्रेड के अलावा वो ट्रेड हो जो आर्म्स से रिलेटेड हो, एक्सपोर्ट ऑफ हथियारों से रिलेटेड हो, क्योंकि बहुत बड़ी जो लॉबी होती है, जो सबसे ज़्यादा पैसा है उन्हीं के पास होता है। तो बहुत सारी वो पॉलिसीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं और लोकल लेवल पे भी करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ को भी करते हैं। तो उन चीज़ों को देखेंगे। तो लेकिन पहले देखते हैं कि किस तरीके से लेबनान में फ्रांस का क्या रोल है। तो इजराइल ने कह दिया कि लेबनान में घुस जाएंगे। उन्होंने पहले पेजर अटैक किया, वॉकी टॉकी अटैक किया, फिर रॉकेट से अटैक किया। वहाँ पे बहुत सारे उनके जो चीफ हैं, तमाम तरीके के तमाम फील्ड के, वो मारे जा रहे हैं। और जो बिडेन ने कह भी दिया है कि ऑल आउट वॉर हो जाएगी। इजराइल ने कह दिया मैं घुस जाऊँगा, लेकिन उसको रोकने की जो कोशिश है वो यूएस नहीं कर रहा है। यूएस लगातार सपोर्ट करता जा रहा है, केवल कह रहा है कि पूरा युद्ध हो जाएगा, लेकिन रोक नहीं रहा। लेकिन रोकने वाला सिर्फ एक ही आदमी पूरे यूरोप में आवाज़ उठा रहा है और वो फ्रांस। इससे समझ में आएगा कि फ्रांस के लिए लेबनान क्यों इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंच ने और ब्रिटिश ने एक प्लानिंग की कि उसमें बड़ा रोल तो फ्रांस का ही था कि लेबनान में सीज फायर हो जाए। यूएन में कोशिश की, यूएस ने कहा कुछ नहीं है, फालतू बात है। उसने कहा कि नहीं, उसका जेन्युइन रीज़न है इसराइल का, उसको तो करने दो, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने दो अभी, और अंदर तक जाने दो। फ्रांस ने फिर अपने फॉरेन मिनिस्टर को भेज रखा है लेबनान में। उन्होंने कहा कि जाकर वहाँ समझ के आओ क्या बात है, कैसे युद्ध को रोका जाए, समझाया। फ्रांस ने 21 दिन का लेबनान का पीस प्रोसेस भी अभी आगे किया है कि सीज फायर हो जाए। लेकिन उस पीस जो प्रोसेस है उसको भी नेतन्याहू ने कहा है कि फालतू बातें हैं, हमारे पास यूएस का पूरा सपोर्ट है, हम नहीं मानेंगे। इसी बीच मैक्रन ने फिर से भारत का जिक्र किया और कहा कि उनको परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। यूके भी साथ रहा। यूके पर हम पूरा भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जो फ्रांस के हित हैं जिनको हम आगे समझेंगे किस तरीके से भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो मैक्रन का जो कहना है तो वो पक्का कहना है, वो बदलने वाले कहने में से नहीं है, क्योंकि उनका जो इशू है वो यूएस के साथ एक बहुत बड़ा पड़ता जा रहा है। उस दरार को हमें समझना है। तो यूके ने भी कहा है। तो लेकिन जो कहीं भी देखेंगे, जो फ्रांस है वो बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल एक तरीके से दिखता है, प्रो पैलेस्तीन दिखता है। उसने पैलेस्तीन को भी कहा कि जब यूज़फुल टाइम आएगा तो मैं उसको रिकॉग्नाइज़ कर लूँगा। उसने बहुत सारी बार यही कहा कि मैं टोटली रेडी हूँ, मैं पैलेस्तीन स्टेट को मान लूँगा। 2 स्टेट रेजोल्यूशन में उसका पूरा यकीन है। लेकिन यूएस का ऐसा कोई विचार नहीं है। यूएस ऐसा नहीं मानता। यूएस तो उसको कह रहा है कि अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम है, सॉल्व कर लो जहाँ तक पहुँच सकते हो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि जो फ्रांस है वो लेबनान में उलझे। और फ्रांस लेबनान में क्यों उलझेगा? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ओटोमन तुर्क, जो ओटोमन अम्पायर था, जब वो डिसइंटीग्रेट होता है, उसको ख़त्म किया जाता है, तो सीरिया और लेबनान वाला जो एरिया था वो फ्रेंच को दे दिया जाता है वहाँ पर संभालने के लिए। तो उनकी जो लिंकेजेस है वो तब से बनी हुई हैं। ये आज भी वहाँ की अगर 55 लाख के आसपास आबादी है तो 25 से 30 लाख लोग फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच कल्चर से इन्फ्लुएंस हैं, फ्रेंच यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। उनका आपस में जो कल्चरल एक्सचेंज है बहुत ज़्यादा है, ट्रेड भी अच्छा खासा है। तो फ्रेंच के जो हित हैं वो लेबनान में बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। लेबनान गाज़ा नहीं है कि वहाँ पर इजराइल घुसता चले जाए और कुछ रिएक्शन ना आए, तो वहाँ पर सिचुएशन थोड़ी गंभीर है। और जो अमेरिका है वो चाह ही यही रहा है कि फ्रांस किसी तरीके से यहाँ पर उलझ जाए। और फ्रांस का उलझने का एक और कारण भी, क्योंकि जो उसकी जियोग्राफिकल पोजीशन है वो भी बहुत नज़दीक है, मेडिटेरेनियन सी के पास है। यहाँ लेबनान है, यहाँ से लोग अगर भागते हैं तो रिफ्यूज लेने के लिए फिर फ्रांस में पहुँचेंगे वे। फ्रांस में पहले से ही बहुत सारे लेबनान के लोग रह रहे हैं, कल्चरली एक दूसरे के साथ बहुत इंटरेक्शन है। तो फ्रांस की डबल मजबूरी है, एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस हो सकता है, दूसरा उसके स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट भी है कि लेबनान जैसा है वैसा रहे, वहाँ पर इजराइल का बहुत ज़्यादा प्रेशर ना है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यूएन जो सेक्रेटरी है उनके, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन साहब, एंटनी ब्लिंकन, उनका फिर से वही कहना है कि लेजिटिमेट प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने दो। हिजबुल्लाह बार बार उनके ऊपर रॉकेट फेंक रहा था जिससे उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन अब उनको कर लेने दो। तो इस हद तक यूएस बिल्कुल इजराइल के साथ है। देखिए, दोनों तरफ के अलग अलग इशू हैं, उन इश्यूज़ में हम नहीं जाएंगे। हमारा टॉपिक आज का इजराइल और लेबनान नहीं है। हमारा इशू है कि ये
कि फ्रांस और अमेरिका जो ओल्ड एलाइज हैं, लेकिन अब उनके सामने नए खतरे दोनों के सामने आ गए हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते दिख रहे हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा रोल है, लेबनान तो एक बहाना है, लेबनान में तो उसे उलझाना है ताकि वो उलझ जाए, क्या ना करने से, बिटर फाइट ओवर इंडियन डिफेंस सेक्टर मार्केट। तो जो असली निशाना है वो भारत है और तरीका है लेबनान। फ्रांस को भी निशाना बनाना है ताकि वो इस डील को पूरा ना कर पाए। भारत को नुकसान होगा क्योंकि भारत को डिफेंस के सामान चाहिए तो वो अमेरिका के पास जाएगा। तो पूरा बाजार का खेल है किस तरीके से फ्रेंच को फंसा लिया जाए वहाँ पर युद्ध में और फिर अमेरिका कह दे मैं आ रहा हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए भारत को। तो ये उसकी एक तरीके से प्लानिंग है और दोनों में एक बहुत दुश्मनी नज़र आ रही है। और इनकी दोस्ती जो है वो आज की नहीं है, दोस्ती इनकी 1776 से है। जब अमेरिका ने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी तब फ्रांस ने उनकी पूरी मदद की अंग्रेज़ों को हराने में। और उसके बाद जब वहाँ से उनके सैनिक जीत के आते हैं तो फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है। तो इन दोनों को जो लिंकेज है वो आज का नहीं है, 250 पौने 300 साल का होने वाला। लेकिन नए समय में, नए ज़माने में, नए दौर में अब चीज़ें बदल रही हैं और बहुत दरार बहुत क्लियर दिखेगी। अभी बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे, केवल इतना ही नहीं है इंडिया, बहुत सारे और भी एंगल हैं। तो मैक्रन हमेशा से क्या करते रहे हैं, वो कभी नहीं डरे। उन्होंने हमेशा क्रिटिसाइज़ किया इजराइल को। उसने कहा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है, वहाँ पर एड को पहुँचने दो, मैं स्टेटहुड दे दूंगा। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की। यूनाइटेड स्टेट को भी वो कहता रहा कि भाई तुम कुछ करो, तुम क्यों नहीं मतलब कुछ करते हो, तुम्हारी वो सुनता है बात। इतना ही नहीं, फ्रांस ने ये भी कहा, जब बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, ये इकोनॉमिक एक एक्ट था ट्रेड पॉलिसी के लिए, अपनी जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको सब्सिडी देने के लिए, ताकि जो यूरोपियन कंपनी है उनको वो कंपटीशन से एक तरीके से बाहर कर पाए। मैक्रन ने तब भी आवाज़ उठाई। तो हमेशा जब भी यूरोप में कोई आवाज़ उठा रहा है अमेरिका के खिलाफ तो इमैनुअल मैक्रन है, कोई और नहीं कर रहा। तो इससे पता लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, अंदर कुछ हलचल हो रही है। वहीं पर मैक्रन ने बहुत बार कहा है यूरोपियन यूनियन को कि भाई तुम क्या ये बिना रीढ़ की हड्डी बनते जा रहे हो, कुछ स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी रखो कि जो अमेरिका कहता है वो मान लेते हो। तो कहाँ गई तुम्हारी ऑटोनॉमी, हमारा एक इतिहास रहा है। उसने कहा कि आप एक वासल स्टेट ना बनो यूएसए की, यानी कि किसी बहुत बड़े राजा के एक छोटा सा सामंत ना बन जाओ, एक छोटा सा जागीरदार बन के ना रह जाओ कि जब राजा जी कहें तो जागीरदार उठकर खड़ा हो जाए, वो ना बन जाओ, कुछ अपने अंदर दम लेकर आओ। तो ये केवल आवाज़ बार बार मैक्रन उठा रहे हैं और इसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण है सबसे बड़ा, ऑस्ट्रेलियन सबमरीन का समझौता। तो फ्रेंच कंपनी ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता करती है डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का, ऑस्ट्रेलिया को बनाकर देने थे। और जो समझौता था वो बहुत बड़े अमाउंट का था, 66 बिलियन डॉलर का, मतलब 6600 करोड़ डॉलर। तो बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और अमेरिका को लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अमेरिका का तो सारा जो पॉलिसी है वो है ही इसी ओरिएंटेशन में, कैसे कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे, हमारी जो कंपनियां हैं वो हथियार बेचती रहे, हमारे पास पैसा आता रहे, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फिर वो वहाँ पर प्रेसिडेंट कौन बनेगा, पॉलिसी कैसे होगी, क्या पीस होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, किसके साथ संबंध रखने, सब चीज़ों को बैठकर वो डिसाइड करते हैं। इसीलिए वहाँ पर खुद भी गन कल्चर इतना ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर वो बैन लगाने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो सारी पॉलिसी वहाँ पर उन कंपनीज़ के हाथ में है। तो उन्होंने अमेरिका को कहा कि ये क्या है भाई, तुम बैठे हो दादा बनकर और कहते हो कि मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, इंडिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में। वो पहुंच गया वहाँ पर फ्रांस। उसने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। अमेरिकन का रुक जाओ, एक नई चाल चलते हैं। उसने क्या किया, इंग्लैंड को लिया, ऑस्ट्रेलिया को लिया और खुद आया, बना लिया ऑकस मिलिट्री अलायंस बना लिया। उसके बाद तुरंत यूके ने कहा कि ऐसा है ऑस्ट्रेलिया, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डील को मैं पूरा करूँगा, मैं तुम्हें दूंगा। और ऑस्ट्रेलिया ने वो डील तोड़ दी। आप सोचिए किसी देश का 66 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया इस वजह से, क्योंकि कोई और मिलिट्री अलायंस बन गया, बेमतलब का बीच में ज़बरदस्ती वहाँ पर बना लिया गया, जिसका कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजिक वैल्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ इसीलिए। तो ये अमेरिका की चालाकी जो फ्रेंच को पता लग गई। उसके बाद फ्रांस ने कहा भी, एक तो उसने ऑस्ट्रेलिया को भी कहा कि भाई तुमने भी धोखा दिया है, तुमने डील हमसे की, सीक्रेटली दूसरी कर ली, इसलिए अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ऐसे नहीं चलता। और उसने फिर गुस्से में उस वक्त अपने एम्बेसडर भी वहाँ से वापस बुला लिए थे। बाद में थोड़ी बहुत सुलह समझौता हुआ है, कुछ फ़ाइन भी दिया ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि उन्होंने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी, प्लांट में सामान बनाना शुरू कर दिया था, वो उनका नुकसान हुआ। वहीं पर फिर भारत ने भी जब राफेल की डील की तो यूरोपियन टाइफून को छोड़ा, अमेरिका के फाइटर छोड़े। तो भारत ने कहा कि सबसे अच्छा राफेल का है। फिर वो कहाँ गए, फ्रेंच के पास। डील किसको मिली, फ्रांस को। फिर पैसा फ्रांस के पास गया।
तो हर कोई पैसा फ्रांस को देना चाहेगा तो अमेरिका का काम नहीं चलेगा। और वही हुआ फिर से, इस जब 13-14 जुलाई को भारत के प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं तो दोबारा से वहाँ पर नई डील होती है, नई डील और बड़ी हो रही हैं। अभी उनके फाइनल आउटकम आने हैं 30 सितंबर को, वहाँ पर फिर अजीत डोभाल की मीटिंग है और वहाँ पे आगे और भी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग है। उन सारी प्लानिंग को देखते हैं क्या है। तो जो वहाँ पर डील होनी है, एक तो 26 नए रफाल मरीन लेने हैं फाइटर एयरक्राफ्ट, जो कि भारत का जो इंडिजिनस INS विक्रांत है उस पर लगाए जाएंगे। और फिर वो ताकि भारत की जो समुद्री जो सेफ्टी है, जो भारत की वहाँ पर नेवल पावर है, उसमें बढ़ोतरी हो। और भी बहुत सारी डील की जाएंगी। एक जो डील जो ज़्यादा नज़र आ रही है दिखने में, वो आ रहा है कि फ्रांस ने कहा है कि आप जो अपने तेजस के लिए जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन जो वाशिंगटन से आने हैं अमेरिका से, उसके चक्कर में ना पड़ो, हम आपको अपनी जो हमारी कंपनी है सरफान उसके दे देंगे। और उसके देने के साथ हम क्या क्या देंगे, टेक्नोलॉजी भी देंगे। अमेरिका वो देता नहीं है। तो देखिए, फ्रांस ऑफर्स फुल सपोर्ट इन न्यूक्लियर सबमरीन। भारत को न्यूक्लियर सबमरीन है, अरिहंत और अरिघट, लेकिन भारत को और चाहिए। और भारत का जो प्रोसेस है वो लंबा है। न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें क्रिटिकल होगा, फिर चलेगा, तब जाकर वो शिप आएगी। भारत को जल्दी चाहिए। तो फ्रांस ने कहा कि हम दे देंगे तुम्हें, न्यूक्लियर सबमरीन भी दे देंगे, जेट इंजन भी दे देंगे, अंडर वाटर ड्रोन भी दे देंगे, तुम्हें सब कुछ दे देंगे, बस तुम हमारे साथ जुड़े रहो। भारत कह रहा है कोई बात ही नहीं है, हमें जो चाहिए आप देते रहो, हमें तो पैसे देने हैं, जो अच्छा सामान देगा उसके बाद चले जाएंगे। तो डसॉल्ट जो है, जो कि रफेल की कंपनी है, उसने कहा है कि इंडिया टू बिकम अ लार्जेस्ट ऑपरेटर ऑफ रफाल एम फाइटर्स। उसकी प्लानिंग है 2040 तक सबसे ज़्यादा जो रफाल फाइटर जेट होंगे, चाहे वो मरीन हो चाहे दूसरे हैं, दोनों ही जो एयरफोर्स के पास होंगे और जो नेवी के पास होंगे, दोनों जो सबसे ज़्यादा गिनती होगी पूरे विश्व में, वो भारत के पास होगी 2040 तक। इस तरीके की प्लानिंग चल रही है दोनों कंपनीज में, और ये US को रास नहीं आ सकता। तो फ्रांस ने क्या किया है, $20 बिलियन की डील को अभी क्रैक किया है और आगे और बढ़ते जाएंगे। और ये भारत के लिए ठीक है, क्योंकि भारत क्या चाह रहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत। तो जो भारत की पॉलिसी है अब ये हो गई है कि हमें सिर्फ सामान बेचो ही ना, सामान हमारे यहाँ आकर बनाओ, बनाने के बाद उसकी टेक्नोलॉजी भी हमें दे दो, और जो इसकी रिपेयर वगैरह है वो भी सारा कुछ यहीं पर करो, ताकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। तो हम पैसा दे रहे हैं, हम पैसा देने को तैयार हैं, हमें टेक्नोलॉजी भी दे दो। तो भारत की ये डिमांड है अब, और उसी को वो पूरा कर रहा है। 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी वो देगा। जो न्यूक्लियर टैक्स सबमरीन बनाएगा, जो जेट इंजन देगा, वो सबकी टेक्नोलॉजी भी देगा। तो जनरल इलेक्ट्रिक वो नहीं दे रहा, और भारत को यहाँ पर ज़्यादा फायदा हो रहा है। वो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना चाह रहा है, 20% को बचा कर रखना चाह रहा है, ये पूरा देना चाह रहा है। वहीं पर देखें तो इससे क्या होगा, अंडर वाटर ड्रोन से भी क्या होगा, भारत की जो कैपेबिलिटी है सर्विलेंस की, इंटेलिजेंस की, रिकनाइसेंस की, वो सारी बढ़ जाएगी। और भारत की जो नेवल, जो मैरीटाइम सेफ्टी सिक्योरिटी है, वो बहुत बेटर हो जाएगी। तो भारत को फ्रांस के साथ काफ़ी कुछ है। और ऐसा नहीं है, जो सफरान उनकी कंपनी, उसने इसरो को तब भी मदद की 1970s में, जब उनको रॉकेट अपना बनाना था, उस वक्त भी उसने मदद की है। तो 26 रफाल की बात हमने पहले ही कर ली। इसी तरीके से इंडियन एयरफोर्स जो है वो 114 रफाल और चाह रही है। उसको और ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो सिस्टम है सारा वो पुराना हो रहा है। मिराज भी फ्रांस का है, लेकिन अब वो पुराना हो रहा है। तो 114 हम और मांग रहे हैं, 36 हमारे पास पहले आ गए हैं, 26 नेवी वाले आने वाले हैं। तो देखिए, हमारे पास जो गिनती होने वाली बहुत अधिक है, और जो पैसा हम लगाने को तैयार हैं वो भी बहुत अधिक है। और उसमें एक चीज़ फ्रांस भी कर रहा है, नोएडा में जेवर के पास, वहाँ पर एक वो प्लांट लगा रहा है, जहाँ पर जो रफेल है उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर्स यहीं पर होगी, सारा वो इंस्ट्रूमेंट यहीं पर लेके आएंगे। उसी तरीके से हैदराबाद में भी जेट इंजन के लिए अलग से वहाँ पर प्लांट लगाया जा रहा है, जहाँ पर वो उनको बनाएगा, उनकी रिपेयर करेगा। तो बहुत पैसा फ्रांस भी लगा रहा है वापस। और देखिए, दिक्कत क्या है अमेरिका को, अमेरिका को अब इंडिया से भी दिक्कत है, क्योंकि इंडिया बहुत दूर जाता दिख रहा है। उसमें ब्रिक्स है, G20 की उसकी एक बड़ी उभर के वहाँ से पर्सनैलिटी निकल के आती है, और उसके बाद उसकी जो फ्रांस के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो रही है। तो जो इंडिया है वो एक तरीके से US से थोड़ा सा अलग होता हुआ दिख रहा है। क्वाड में भी वो बात नहीं रहेगी, जिसके ऊपर हमने पीछे भी एक वीडियो बनाया था, कि किस तरीके से जो भारत है वो उसको US दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है, ऑकस वगैरह बना के, स्क्वाड बना के, इस तरीके से। और यहाँ पे भारत जो आर्म्स इंपोर्ट करता है 2022 तक का अगर डाटा देखें तो 45% रशिया से है, 28% फ्रांस से है। तो फ्रांस दूसरे नंबर पे है। इसकी जो गिनती है वो और बढ़ती जाएगी, क्योंकि रशिया तो वहाँ खुद युद्ध में उलझा हुआ है।
तो भारत को अपनी डाइवर्सिफाई करने के लिए सब करना पड़ रहा है। तो देखिए, अगर केवल इन दोनों देशों के बीच में, अमेरिका और फ्रांस के बीच में दरार पड़ने की बात नहीं है, उसके इफ़ेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म भी आएंगे, बहुत वर्ल्ड पूरे उस पर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाइज है। अभी इनकी कॉपरेशन चल रही है किस तरीके से रशिया यूक्रेन वार को रोका जाए, यूक्रेन की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर फ्रांस बाहर हो जाता है तो उसके बाद जो ये एफर्ट है वो बहुत वीक पड़ जाएगा और रशिया का पलड़ा भारी पड़ जाएगा, क्योंकि फ्रांस आखिर में अगर निकलेगा तो भारत वाली तरफ ही आएगा और भारत पहले ही वहाँ पर मध्यस्थता कर रहा है। और हो सकता है अंदर जो भारत का इतना नाम आ रहा है कि पीस के लिए, उसमें फ्रांस का भी अंदर से सपोर्ट हो कि भाई वहाँ पर जल्दी से सुलह कराओ, बात ख़त्म कराओ, नहीं तो अमेरिका मुझे कहीं और भी उलझा देगा। तो बहुत सारी जो अंदर की बातें वो चलती रहती हैं उनके बीच में। तो वार टाइम जो कॉपरेशन है उस पर बहुत नुकसान होगा। और यही नहीं, अमेरिका हर वो कोशिश करता है कि फ्रांस का जो है नुकसान हो जाए। जैसे ही फ्रांस ने वहाँ पर इंटरनेशनल प्रेशर में जो टेलीग्राम के चीफ थे उनको पकड़ा, पकड़ते ही यूएई के साथ $20 बिलियन की जो रफ़ेल की डील हुई थी, 80 रफ़ाल देने थे, यूएई ने कैंसिल कर दी। अब वो किसके खरीदेगा? वो अमेरिका के खरीदेगा। तो किस तरीके से वहाँ पर फ्रांस को बेवकूफ़ सा बनाया गया इंटरनेशनल लेवल पे, उसको कह के कि नहीं तुम रूल ऑफ लॉ फॉलो करो। उसने रूल ऑफ लॉ फॉलो किया और उसके 80 रफ़ाल की जो डील थी वो कैंसिल कर दी। और वो पक्की बात है वो यूएस की तरफ ही यूएई जाएगा वहाँ पर। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार फ्रांस ने नाटो को छोड़ेगा। अगर छोड़ने का मन बनाता है तो फ्रांस फाउंडिंग मेंबर रहा है, लेकिन 1966 में फ्रांस ने नाटो को छोड़ दिया। फ्रांस ने कहा कि तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और नाटो को उसने बहुत सालों तक छोड़े रहा और दोबारा उसने जो रीज्वाइन किया है 2009 में किया है। तो फ्रांस एक इशू है यूरोप में, जो पूरा अमेरिका और यूके के साथ नहीं जाता, अपनी एक जो ऑटोनॉमी है उसको लेकर चलता है। वो इस बात को दर्शाता है कि कैसे उसने लगभग 34 और 10 45 साल तक नाटो का साथ नहीं दिया, जबकि पीक पर कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इसका मतलब फ्रांस के साथ कुछ ना कुछ इशू है। अब 3 आदमी रह गए हैं, 3 दोस्तियाँ हैं, 3 तस्वीरें हैं, कौन सा किसकी तरफ जाएगा अभी पता नहीं। लेकिन एक बार तो ये लग रहा है कि जो मैक्रोन है वो बिडेन को बता रहे हैं कि हमारी दोस्ती तो भाई उधर ज़्यादा पक्की है, तुम्हारे साथ नहीं है। तो इस तरीके से जियोपॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स जोड़कर आपस में चलती रहती है। जो दिखने में नज़र आता है वो पूरा उस तरीके से होता नहीं है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट जरूर करें, अपने व्यू जरूर रखें। मिलेंगे नेक्स्ट फिर किसी वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।